नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में हमारे साथ इस हफ्ते एक खास मेहमान हैं, स्मिता शर्मा। स्मिता फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और इस पर लगातार रिपोर्टिंग करती रही हैं, पत्रकारिता करती रही हैं। स्मिता, स्वागत है चर्चा में आपका। बहुत शुक्रिया अतुल एंड हेलो टू ऑल योर व्यूअर्स एज वेल एज टू शार्दुल एंड मेघनाथ। हेलो। और साथ में हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर, हमारे को होस्ट मेघनाथ भी हैं। मेघनाथ, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते सर, नमस्ते। और साथ में इसके अलावा हमारे साथ हैं हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, आपका भी चर्चा में स्वागत। नमस्कार, सभी को वनक्कम। सिर्फ पुडुचेरी को नहीं। यस। तो बड़ी खराब सी सुबह है, बहुत दिल्ली में प्रदूषण है और साथ में माहौल में जो खबरें हैं वो भी बड़ी बड़ी नेगेटिव सी हैं। अमेरिका से भी कोई साफ तस्वीर, खबर अच्छी नहीं आ रही है अभी तक। तो इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मेघनाथ को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। एक बार जो विषय हैं उनके बारे में वो हमारे श्रोताओं से चर्चा करें, उसके बाद। जी, आज हमारी चर्चा दो इश्यूज पर केंद्रित होगी। एक तो यूएस इलेक्शंस के बारे में, जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 नवंबर, जो कि फ्राइडे है, 11 बजे। तो इसके बाद आई थिंक जब तक ये एपिसोड आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत गया है। और ऐसे लग रहा है कि बाइडेन ही जीतेगा। जो बाइडेन के 264 इलेक्टोरल वोट्स अभी कंफर्म हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के 213 इलेक्टोरल वोट्स कंफर्म हो गए हैं। और मिशिगन और विस्कॉन्सिन में बहुत तहलका मचा हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्चुअली स्मिता भी थोड़ा हमको डिटेल में बताएगी, तो फिर वो बात करेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रंप ने ऑलरेडी 3 स्टेट्स को मतलब सू करने के लिए केसेस फाइल कर दिए हैं। उसको उसको वोट काउंट रोकना है बहुत जगह पे, और बोल रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है वोटिंग में। तो यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प स्थिति है मेघनाथ। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा था कि कुछ जगहों पर तो वो काउंटिंग रोकने के लिए कर रहे हैं और कुछ जगहों पर जहाँ की स्थिति अच्छी थी वहां पर वो काउंटिंग जारी रखने की बात भी कर रहे हैं। हाँ, एरिजोना में उनके प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि काउंटिंग करो। और आई थिंक पेंसिल्वेनिया में बोल रहे हैं कि रोक दो। या तो हो गया। तो बेसिकली जहां पर ट्रम्प जीत रहा है वहां पर वो बोल रहे हैं कि काउंट करो, और जहां पर नहीं जीत रहा है वहां पर बोल रहे हैं कि मत करो। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए इस पे बात करेंगे। हाँ, और कुछ अच्छी भी खबरें आई है। डेलावेयर में एक पहला यूएस ट्रांसजेंडर सेनेटर सारा मैकब्राइड को वो इलेक्ट कर दिया है। और ये काफी प्रोग्रेसिव माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर सेनेटर है। उसके अलावा एक और हमारी देसी खबर है कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट मतलब डिटेन कर लिया है एक्चुअली। उनके खिलाफ एक एफआईआर फाइल की थी, जो कि 2018 की एक अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। उसमें नहीं, अभी तो प्रॉपर गिरफ्तारी होगी, जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। तो गिरफ्तारी होगी अभी। और बेसिकली ये एक केस था जो 2018 में एफआईआर फाइल किया गया था एक सुसाइड नोट के बेसिस पे, जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम था। तो वो केस अब बंद कर दिया गया था तब, अब वो फिर से खोल दिया है, और उसकी वजह से ये उनको अरेस्ट किया गया है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। उसमें काफी बात करने लायक चीजें हैं एक्चुअली। वो पूरा बहुत ड्रामेटिक अरेस्ट वीडियो भी आया था, और ऊपर से उन्होंने कुछ चोट भी दिखाई हाथ पे कि असॉल्ट किया गया है एक्सेट्रा। तो काफी हुआ उसके बाद। और रिपब्लिक टीवी जब से ये हुआ है तब से ऑब्वियसली इसी के पीछे पड़ा हुआ है। आई थिंक सब रिपोर्टर्स सोच रहे हैं कि उनको पगार मिलेगा नहीं मिलेगा नेक्स्ट मंथ। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा होगा। तो इसके अलावा एक और इंटरनेशनल खबर ये है कि वियना में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है 6 लोकेशंस में। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए हैं।
7 लोग अभी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल में है। आईसिस ने बोला है कि उन्होंने ये अटैक किया है, तो वो एक खबर है। उसके अलावा एक छोटी खबर ये है कि फार्मर्स ग्रुप ने 600 फार्मर्स ग्रुप ने चक्का जाम करने की बात की है, मतलब कर दिया था। कल एक्चुअली चक्का जाम किया उन्होंने। और ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है जब से फार्म बिल आए हैं तीनों, फार्म बिल के अगेंस्ट। तो वो एक खबर आ रही है। राइट। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मेरे ख्याल से हम जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में को लेकर पैदा हुई एक गफलत की स्थिति है उस पर बात करना बेहतर रहेगा हमें। सबसे पहले स्मिता, आपसे अगर हम जानना चाहें कि ये जो इलेक्टोरल वोट्स का मामला है, शुरुआत में इतने सारे स्टेट्स का आ गया, तो लास्ट के 2-3 स्टेट्स में इतना लंबा टाइम क्यों खिंच रहा है, और अभी की ताजा सूरत हाल जो है वो क्या है? अतुल, आपने इस चर्चा की शुरुआत प्रदूषण के साथ करी थी, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ जो हालत है ना इस वक्त, वो स्मॉग लटकने वाली बात है अमेरिकी सियासी इस वक्त इस चेस गेम में कि आखिरकार आंकड़े कौन सी कितने हो रहे हैं। देखिए, अमेरिका के ये जो चुनाव है, और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक अब तक जो है उनके कान पक गए होंगे सुन सुनकर कि आखिर कितने पेचीदा है पिछले कुछ दिनों से ही लगातार, जहां मुझे लगता है बिहार चुनावों से ज्यादा हम सबका ध्यान जो है अमेरिकी चुनावों में इस वक्त लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका में जो संघीय ढांचा है उसमें वो उनकी सबसे मजबूत, इट्स समथिंग दैट दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन। तो उसमें जो आप 50 राज्य प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात करते हैं, उनकी जो चुनावी प्रक्रिया है, जो वोट्स डाले गए हैं 3 नवंबर को, ये जो पॉपुलर वोट्स डाले गए हैं, दरअसल ये डायरेक्टली राष्ट्रपति को चुनने के लिए नहीं डाले गए हैं। लोग बाहर निकले हैं इलेक्टर्स चुनने के लिए, और ये इलेक्टर्स को चुनने के बाद जो है ये इलेक्टर्स आगे जाकर 14 दिसंबर को राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं, और राष्ट्रपति पर एक तरीके से ठप्पा लग जाता है कि ये राष्ट्रपति हैं। लेकिन उसके पहले, चूंकि हर राज्य का एक इलेक्टोरल कॉलेज का वोट पहले से तय है, तो पता चल जाता है कि किस राज्य में क्या प्रोजेक्शन है और क्या नंबर्स आ रहे हैं। वोट टैलिंग करने की प्रक्रिया इसके पहले भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं जिसमें 1 या 2 दिन में खत्म नहीं हुई है। इस दफा मामला और पेचीदा इसलिए हो गया क्योंकि ये महामारी के बीच हो रही चुनावों में लोगों ने मेल इन बैलेट का बहुत इस्तेमाल किया। वहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनके राइट्स हैं। राज्य तय करते हैं कि आपको वोटिंग कैसे करवानी है, आपको वोटिंग की गिनती कैसे करवानी है। तो जैसे अगर आप देखें फ्लोरिडा, ओहायो, इस तरह के जो राज्य हैं, ये दरअसल जो एब्सेंटी वोट्स हैं वो पहले काउंट करते हैं कि जो मेल से आए हों, पोस्टल बैलेट से आए हों। जबकि अगर आप देखें जिन स्टेट्स का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ये सारे दूसरे वे में करते हैं कि ये जो मेल इन वोट्स हैं वो हम बाद में करेंगे। और इस दफा कोर्ट से एक और जो एक तरीके से हरी झंडी मिल गई पेंसिल्वेनिया को कि जो मेल इन बैलेट्स इलेक्शन डे तक आने थे, उन्होंने कहा कि भाई अगले 3 दिन तक हम फ्राइडे के बाद जाकर जो है आप इन वोटों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब तक फ्राइडे तक वोट आ जा रहे हैं तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। और इस वक्त अमेरिका में डे लाइट्स भी अगर मतलब जो टाइम जोन्स की बात करते हैं, इंडिया में हमारा एक ही टाइम जोन है, अमेरिका में टाइम जोन शिफ्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अलग टाइम जोन में आ जाते हैं, यहाँ गिनती की प्रक्रिया स्विच ऑफ हो जाती है। बहुत रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मामला जो है काफी जगह धीमी गति से चल रहा है। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे ज्यादा तड़का लगा दिया कि सारे नतीजे आने के पहले जो 270 का आंकड़ा जरूरी होता है 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटर्स में से, उसके पहले ही एक स्पॉइल्ड बेबी के तरह जाकर, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने सोचा नहीं था वो क्या कर रहे हैं, ये सोचकर देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस। उसके तहत उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं चुनाव जीत गया हूं और जो मेल इन बैलेट्स आ रहे हैं उनकी काउंटिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि इल्म इस वक्त यही है कि जो पोस्टल बैलेट्स आए हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो बाइडेन को फेवर कर रहे हैं। तो जैसा मेघनाथ ने बताया कि वो ऑलरेडी सिर्फ 6 वोट्स शॉर्ट हैं ऑफ 270 जो रिक्वायरमेंट है, और ये ज्यादा वोट्स इस वक्त जो है डेमोक्रेट्स को फेवर कर रहे हैं। तो इसीलिए एरिजोना को इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसा स्टेट है जो पहले बैरी गोल्ड वाटर्स के साथ था, रिपब्लिकन्स के साथ बहुत लंबे वक्त तक रहा है, और उसके बाद जॉन मकेन जो सेनेटर थे वहां पर 2018 तक, अपनी डेथ तक, वहां फॉक्स न्यूज जो दरअसल गवर्नमेंट का माउथपीस एक तरीके से बना रहा फॉर सो मेनी इयर्स, उन्होंने सबसे पहले कॉल इन कर दिया कि एरिजोना हैज गॉन विद बाइडेन, एंड डोनाल्ड ट्रंप अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वाज वेरी अपसेट अबाउट इट।
तो एरिजोना में फिर कुछ न्यूज चैनल्स ने होल्ड बैक किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ रिकाउंट अभी भी कुछ जो है काउंटिंग्स वहां हो रही हैं। तो आखिरी में मैं ये कहूंगी, इस वक्त जो पूरा मामला है, देखिए 6 राज्यों पर है। एरिजोना की 11 सीटें हैं, हाँ, नॉर्थ कैरोलिना की 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं, हाँ, नेवाडा की 6 हैं, जॉर्जिया की 16 है। हम्म, जो बाइडेन को जीतने के लिए इनमें से कोई 2 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स अपनी ओर फेवर करवाना है, और साथ ही और मतलब पेंसिल्वेनिया के या तो ये 2 इन चारों में से, या पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स लेने हैं। हाँ, और ट्रंप को जीतने के लिए इन चारों में से किसी 3 के इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स को हासिल करना है, साथ ही पेंसिल्वेनिया के 20। तो उनके पास तो एंड और का ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए ट्रंप की राह और ज्यादा इस वक्त जो है डगर मुश्किल है। ठीक बात। करीब करीब सारी स्थिति आपने समझाई दिया है। इसमें 2 चीजें बस हैं कि जो अभी तक रुझान है उसमें ये दिख रहा है, जिन 6 राज्यों की बात स्मिता ने की है उसमें से नेवादा और एरिजोना का झुकाव जो बाइडेन के फेवर में है, और मोस्टली पेंसिल्वेनिया का जो रुझान है अभी वो दिख रहा है ट्रंप के फेवर में। तो जो ये कोर्ट में जाने वाली बात है, मेघनाथ आपने इसको फॉलो किया है कि सीधे सीधे उन्होंने धमकी दे दी। पहले तो उन्होंने अपनी जीत की घोषणा कर दी ट्रंप ने, और फिर अब वो कह रहे हैं कि वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये कोर्ट में चैलेंज करने की सूरत में किस तरह के हालात बन सकते हैं, और ये कितनी मजबूत है ट्रंप की पूरी कहानी, ट्रंप कोर्ट में ले जाने की? स्मिता ने जैसे ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया था कि ये जो इलेक्शन है ये थोड़ा सा खास है क्योंकि ये महामारी के टाइम पे हो रहा है। तो एक बहुत ही सिंपली बोला जाए तो अमेरिका में 2 तरीके से आप वोट कर सकते हैं। एक तो आप इन पर्सन जाके वोट कर सकते हैं, या फिर मेल इन बैलेट्स जो होते हैं उससे वोट कर सकते हैं, जिससे आप इलेक्शन के दिन के काफी पहले से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हो क्या रहा है अभी कि काफी हद तक इस बार मेल इन बैलेट्स हुए हैं। ऑब्वियसली लोगों को इन पर्सन जाकर नहीं देना था वोट, और एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहां पर है वो उनको वही सजेस्ट कर रही थी कि आप सेफ रहिए और आप मेल इन बैलेट से वोट करिए। और उस दूसरी तरफ रिपब्लिकन जो ट्रम्प की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, वो बोल रही थी कि आप मेल इन बैलेट मत कीजिए, आप इन पर्सन जाकर वोट कीजिए। तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि पहले जो हमको लीड्स दिखाई दिए जो ट्यूसडे से शुरू हुए थे वो काफी हद तक ट्रंप के फेवर में थे, क्योंकि तब जो काउंटिंग हो रही थी वो इन पर्सन वोट्स की हो रही थी और मैक्सिमम रिपब्लिकन्स को ही वोट गया था, उसमें ट्रंप को गया था। और अब हम जो 2 दिन बाद जो अभी हम थर्सडे और फ्राइडे का हम सिचुएशन देख रहे हैं, तो उसमें अब मेल इन बैलेट्स की काउंटिंग शुरू हो गई है। तो हो क्या रहा था कि जैसे अब हमने पहले भी बोला कि एरिजोना में जहां पर ट्रंप ऐसे लग रहा है कि जीत रहा है, तो वहां पर उनके सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि काउंटिंग शुरू रखिए वहां पर, और जल्दी काउंटिंग कीजिए, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि ट्रंप जीतेगा। पर अभी सिचुएशन ये हुई है कि वो भी फ्लिप हो गया है। बाइडेन वहां पर भी अभी कुछ 80,000 वोट से लीड में दिख रहे हैं। तो अभी शायद वहां पर भी नारे चेंज हो जाएंगे और बोलेंगे कि अभी रोक दो करके। और ऊपर से पेंसिल्वेनिया जो उनका उत्तर प्रदेश टाइप स्टेट है, और वहां पर सिचुएशन ये है कि जोसेफ बाइडेन का लीड कम हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि वो वहां से जीत जाएंगे। तो वहां पर उनके प्रोटेस्टर्स काउंटिंग स्टेशन के बाहर जाकर बोल रहे हैं कि वोटिंग का मतलब काउंटिंग रोक देना चाहिए। अब 2 चीजें हुई है। एक तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा ट्रंप ने ऑलरेडी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी, ट्यूसडे रात को ही कर दी थी यूएस टाइम। कुछ 2:30 बजे रात को उन्होंने आके एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने बोला कि एज फार एज वी आर कंसर्न्ड वी हैव ऑलरेडी वन द इलेक्शंस। और तब से वो ट्वीट भी करे जा रहे हैं कि एक तो वोट काउंटिंग स्टॉप करो, और फिर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी बोल रहे हैं कि कुछ मिस्टीरियस बैलेट बॉक्सेस खोले गए रात को, और वो सब के सब वोट्स जो है वो बाइडेन को जा रहे हैं, और इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, बस बोल रहे हैं ऐसा। तो ऐसे काफी हद तक एक तो फेक न्यूज भी स्प्रेड किया जा रहा है वहां पर, और दूसरी चीज ये है कि अब
उनके सिस्टम में ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि कोई वोट कोई काउंटिंग में प्रॉब्लम हुआ है, जैसे अगर आपका लीड जो है वो 1.5% से कम होगा दो कैंडिडेट के बीच में, तो कोई भी कैंडिडेट्स रिकाउंटिंग के लिए एक अपील कर सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके आप बोल सकते हैं। तो वही किया है 3 स्टेट्स में अभी तक उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की है और बोला है कि यहाँ पर काउंटिंग गलत हुआ है। तो आई थिंक अभी तो हमको पता नहीं चलेगा कौन है, पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो फिर और भी ये लंबा खींचेगा थोड़ा सा। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक और खींचेगा। इसमें एक चीज और है, बेसिकली पूरी दुनिया में जिस तरह से राइट विंग और एक्सट्रीमिस्ट दक्षिणपंथी राजनीति का उभार है, तो उस लिहाज से ट्रंप उस राजनीति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके मद्देनजर पूरी दुनिया की निगाहें इस चुनाव में और भी खास लगी हुई हैं कि अमेरिका के जो नतीजे होंगे उससे भी जो वर्ल्ड की राजनीति है उस पर एक असर पड़ेगा। तो मैं भारत की राजनीति के लिहाज से अगर जानना चाहूँ शार्दुल आपसे, और फिर बाद में स्मिता और मेघनाथ भी अपनी टिप्पणी दें, कि अमेरिकी नीतियों का या विदेश नीतियों का ज्यादातर मसलों में देखा गया है कि बहुत कम असर पड़ता है सरकारों के बदलने से, लेकिन ट्रंप के जाने और बाइडेन के जीतने की स्थिति में, जैसे कि अभी संभावना है, भारत के नजरिए से क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि जो बाइडेन कई मामलों में नरेंद्र मोदी की नीतियों के उस तरह से समर्थक नहीं रहे हैं जिस तरह से ट्रंप ने समर्थन किया है मोदी का। जी देखिए अतुल जी, इसमें कई चीजें हैं। अमेरिका की विदेश नीति सबके लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि अमेरिका का साम्राज्य है, इसे कहने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वो उसको डेमोक्रेसी फैलाने के रूप में बात करते हैं या इकोनॉमिक लिबरेशन के रूप में बात करें, कहीं भी ले जाएं, वो उनका अपना साम्राज्यवाद है। तो इसलिए अमेरिका के इलेक्शन बाकी सब देशों के लिए और खासतौर से भारत जैसे और जनतंत्रों के लिए और भी आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पुराना जनतंत्र है। हालांकि उसमें अपनी खामियां हैं और उस पर मैं एक दो बात बाद में बताऊंगा अभी। तो अब आपने जो बात कही कि बाइडेन ट्रंप की तरह मोदी जी के उतने समर्थक नहीं होंगे या हमारी पॉलिसीज के, तो ऐसा नहीं है। ये बात अर्ध सत्य के रूप में मानी जा सकती है। ये बात ठीक है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ह्यूमन राइट्स और जितने भी ये वायलेशन हैं उनके बारे में बात करें, राइट्स की बात करें, हाँ, जनरल ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, जो यहाँ पे बिगिटरी चल रही है, जो डेमोक्रेटिक नेचर है सिस्टम का, वो सब बात करें। उस बारे में वो इसलिए बात कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत जगह एड भी देते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को चलाते भी हैं। लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका सबसे पहले अपने हितों को देखता है और आज के समय में चीन एक प्राइमरी एंटागनिस्ट हमारा बन गया है, भारत का और अमेरिका का। वो खुलकर सामने है। पेंडेमिक के बाद जो दुनिया बदली उसका तो इसमें बहुत बड़ा रोल है ही, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जितने ये डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, जैसे कि अभी हुआ था, जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे, तो उन्होंने प्रमिला जयपाल, वो डेमोक्रेटिक एक सेनेट की मेंबर हैं, उनसे बात करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो भारत में जो मुस्लिमों के खिलाफ और ये सब चल रहा था उसके खिलाफ कुछ कह रही थी। तो अगर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा तो इस झेप से तो शायद हमारे यहाँ मतलब सरकार को एक दो बार सामना करना पड़े, लेकिन मूलतः जो, और आपको याद होगा अभी चुनाव से थोड़े ही दिन पहले सेक्रेटरी पॉम्पेयो और 2+2 मीटिंग में, हाँ 2+2 मीटिंग जो हुई थी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के, यहाँ के और वहां के, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि अमेरिका का जो चुनाव है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जनवरी से पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा चाहे जो भी जीते, और यानी फरवरी से पहले वो कोई ट्रिप नहीं कर सकते थे, और ये सर्दियां क्रूशल पीरियड है चाइना और इंडिया के बीच का, तो इसमें कोई दिक्कत ना आए, सैन्य सहायता लगातार बनी रहे पूरी तरह से, वो इसीलिए हुआ था। चुनाव से 3-4 दिन पहले ही वो आए थे। एक दो छोटी छोटी बात मैं और जोड़ दूं, बाकी बात बाद में करेंगे, कि ये जो जितनी भी बात स्मिता और मेघनाद ने बताई वो हर राज्य पे डिपेंड करती है। अमेरिका में एक खास बात है, उनका संघीय ढांचा पूरी तरह से संघीय है, वो मुक्त है। इसका मतलब ये भी है कि रिपब्लिकन जो कुछ स्टेट्स में पावर में हैं वो भी ट्रंप की हर बात रट्टू तोते की तरह नहीं दोहरा सकते, है ना, क्योंकि जो संवैधानिक पदों पर जितने भी लोग हैं उनकी जवाबदेही वो जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है ना वो तय कर देंगे। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हम बात कर रहे थे, वो असल में उसका मतलब है निर्वाचक मंडल। तो वो निर्वाचन करने वाले जो होते हैं वो छांटते हैं। 538 टोटल सीट हैं
मैं श्रोताओं के लिए बता रहा हूँ ये, जिससे वो समझ पाए। कभी ऐसा भी होता है अगर 269 बराबर आ जाए तो केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां विनर टेक्स ऑल, यानी कि अगर आपको 50% से ज्यादा वोट मिले तो सारी सीट आपकी। ये केवल मेन और नब्रास्का में नहीं होता। मेन और नब्रास्का में सेकंड डिस्ट्रिक्ट है, वो फिर टाई ब्रेकर के रूप में आते हैं। अच्छा। और गिनती हर राज्य में अलग अलग है। जैसे अलास्का में 10 दिन बाद शुरू हो सकती है मेल इन बैलेट्स की, नेवादा में 7 दिन तक, नॉर्थ कैरोलिना में 9 दिन तक, और पेंसिल्वेनिया में 3 दिन। जो उन्होंने बताया वो है कि जो डाक से आई हुई वोट जिसपे ठप्पा 3 तारीख तक का लग गया था पोस्ट मार्क, और जो रिकाउंट का रूल है वो भी अलग है। जैसे मेघनाथ ने बताया कई का, ऐसे विस्कॉन्सिन जिस स्टेट जो अभी फंसा हुआ था कल तक, तो वो जो बाइडेन के पास चला गया। हाँ, वो उसमें 1% से कम का अगर अंतर है तो उन्होंने मांग लिया। लेकिन अगर ये जॉर्जिया में ही होता है तो वहां केवल ½ % का अंतर अलाउ है, यानी वहां जो 0.6 की लीड है उसे वो ट्रंप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और रही बात ट्रंप की, तो वो आधिकारिक रूप से आज सुबह भी कर रहे थे, वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोल रहे। तो क्या है कि ट्रम्प के बारे में ये ऐसा सच है जो कि सबको पता है, फिर भी हर बार कहने पर लगता है कि कोई बड़ी बड़ी बात हो, क्योंकि आदमी बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ है। तो ऐसा आदमी पहुंच जाए अगर कहीं, मुझे इस तरह के लोगों से सख्त नफरत है जो सफेद झूठ बोलते हैं ना, मेरे आग लग जाती है तन में। तो उसका मैं ये स्मिता, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि हम लोगों ने उसकी जो वहाँ की जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की और समझ भी लिया। और उसमें जाहिर से बात है वो इंडिया के तर्ज पर नहीं काम करती, वो एक अलग और एक स्तर पे देखा जाए तो यहाँ से ज्यादा इवॉल्व डेमोक्रेसी है, यहाँ ज्यादा उन्नत है। मैं फिर से भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से ही देखना चाहूंगा इसको। तो जिस तरह के रिश्ते संबंध चाइना के साथ हैं, और अमेरिका की लिहाज से साउथ एशिया और एशिया में चाइना और भारत के मद्देनजर अपनी नीतियों को निर्धारित करने में एक बड़ा मसला हमेशा से रहेगा, और भारत उसमें कोई एक एज रहेगी चाइना के मुकाबले। तो चाहे बाइडेन जीते चाहे ट्रम्प, स्थिति वही रहने वाली है, या फिर ट्रम्प के मुकाबले थोड़ी स्थितियां बदल सकती हैं मानवाधिकारों को लेके, माइनॉरिटीज के इश्यूज को लेके, सीएए जैसी चीजों को लेके। अतुल, इसमें ना मैं 2-3 चीजें जोड़ूंगी। एक तो पहला, जो आप लोग अभी डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, मतलब मुझे नहीं लगता कि, हालांकि सोशल मीडिया रिसेंट फिनोमेना है, बहुत ज्यादा चुनाव इस तहत नहीं हुए हैं, लेकिन किसी राष्ट्रपति का इतनी दफा फैक्ट चेक किया जाना वहां न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, पिछले कुछ दिनों में आप देखें कितने सारे ट्वीट्स जो हैं ट्विटर ने सस्पेंड किए हैं। ये और बात है कि भारत में ट्विटर वो शायद कभी हिम्मत ना दिखा पाए कि यहाँ के बड़े नेता आला जो सफेद झूठ बोलकर चले जाते हैं उनके ट्वीट्स को सस्पेंड कर दे, लेकिन वहां जिस तरीके से राष्ट्रपति के ट्वीट्स को सस्पेंड कर रहे हैं, राष्ट्रपति आकर वहां जिस तरीके से डॉग विसल देते हैं, एक तरीके से अपने सपोर्टर्स को कहते हैं कि भाई अगर जरूरत पड़े तो जिसकी लाठी उसकी भैंस करने के लिए तैयार हो जाओ, और उसके बावजूद इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ देखिए कि वोटिंग प्रक्रिया अपनी जारी है, कहीं कोई वोटिंग रुकने वाली बात नहीं है। ऐसे हालात अगर भारत में कल को पैदा हो तो मुझे नहीं पता कि कितनी हद तक जो है इंस्टीट्यूशनल हम एक फाइट बैक देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें खूबसूरत हैं अमेरिकी लोकतांत्रिक ताकतों के बारे में, जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और कल ही मैं अपने यूट्यूब स्टेशन पर डॉक्टर SY कुरैशी से बात कर रही थी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये डिफरेंसेस प्रोसेसेस की बात की कि भारत और अमेरिकी चुनावों में क्या फर्क है, टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है। और एक बात जो जरूरी उन्होंने कही कि ग्रेट इलेक्शंस डू नॉट इंश्योर ग्रेट डेमोक्रेसीज, कि कहीं अगर चुनाव बिल्कुल स्मूथली चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र की जड़ें भी जो है वहां पर बिल्कुल मजबूत ही बनेंगी आगे चलकर। तो इन बातों को ख्याल रखते हुए अब जो आपने सवाल पूछा भारत और अमेरिका के मद्देनजर रिश्तों की, देखिए वहां जो अमेरिकी संसद है, वहां निचली सदन हो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या ऊपरी सदन सेनेट, हम 90 के दशक से बिल क्लिंटन के दौर के बाद से उसमें दरअसल जो है मेन मूवमेंट देखने को मिला है द्विपक्षीय रिश्तों में, और इसमें मजबूती आई है। ये मजबूती जॉर्ज बुश के टर्म के दौरान, कार्यकाल के दौरान देखने को मिली, जब हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। बराक ओबामा के टर्म में देखने को मिली, डिफेंस कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक पर अलाइनमेंट पर ज्यादा जोर चढ़ा। और डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में ये रिश्ता काफी ट्रांजैक्शनल नजर आया, लेकिन इंडो पैसिफिक और खास करके सुरक्षा आर्किटेक्चर और चीन के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने में जो है इसमें मजबूती जरूर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बाईपार्टिजन
पार्टिजन सपोर्ट जो है वहां पर कि डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, भारत एक अहम मार्केट के तौर पर देखा जाता है, एक अहम कंटेनमेंट कंट्री के तौर पर देखा जाता है चीन को कंटेन करने के लिए इन एशिया पैसिफिक। ये बातें वहां आगे भी चलती रहेंगी। और आज जो चीन और अमेरिका के बीच में लिटरली जो कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं, ये अभी शांत नहीं होने वाले हैं। तो ये जो बाइडेन के लिए भी मुमकिन नहीं होगा कि आकर जो है वो चीन पर बिल्कुल लचीलापन ले ले। लेकिन जो फर्क करने वाली बात है अतुल, एक तो जो बाइडेन इज नॉट अ पॉलिटिकल नोविस। जो बाइडेन के अगर आप लगभग 4 दशकों के राजनीतिक करियर को देखें, रिचर्ड निक्सन के जमाने से वो हैं चुनावों में। उस वक्त उन्होंने वाटरगेट स्कैंडल तक देखा हुआ है, उन्होंने 9/11 के हमलों को देखा हुआ है, बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में वो उपराष्ट्रपति थे, तो एक लंबे वक्त तक जो है भारत के साथ भी उन्होंने डील किया हुआ है। और बराक ओबामा जब राष्ट्रपति, मतलब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए, माफ कीजिएगा, तो ये सवाल आ रहा था कि भाई आप, मनमोहन सिंह और ओबामा के बीच में एक सेरिब्रल कनेक्शन था, वो एक दिमागी कनेक्शन था इंटेलेक्चुअल्स का। ये केमिस्ट्री कैसे रिपीट की जाएगी? बावजूद इसके हमने देखा कि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि रिश्तों में बहुत ज्यादा कटुता आ गई, जहां तक दोनों देशों के सामरिक संबंधों का सवाल है। बराक ओबामा जब अपनी लास्ट ट्रिप में भी भारत आए थे, तो उन्होंने खेलगांव में आपकी जो सिरीफोर्ड ऑडिटोरियम में टाउन हॉल किया था। जाते जाते दौरा खत्म करने के पहले कुछ लाइंस रिलीजियस फ्रीडम वगैरह पर बोल गए थे। लेकिन ये जो स्टाइल है ना, कि अब आप पब्लिकली, ऐसा वो दौर गया कि अमेरिका डंडा लेकर आ जाएगा और डंडा भाजेगा भारत के सामने कि भाई एनजीओ की फंडिंग शुरू कर दो, आप सीए आप कैंसिल कर दो। ये नहीं होने वाली है। अगर कमला हैरिस और जो बाइडेन को दिक्कतें हैं, तो ये आप मानकर चलिए कि इन बातों का जिक्र प्राइवेट मोड में इसकी डिस्कशंस होंगी, चर्चाएं होंगी, उठाई जाएंगी ये मामले। लेकिन इसकी वजह से जो लार्जर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, ट्रेड इश्यूज हैं या इमिग्रेशन का मसला है, अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो शायद आप देखेंगे H1B वीजास वगैरह के कैप्स और बढ़ाए जाए, जो भारत के लिए फेवरेबल होगा। तो इन सब पर इनकी परछाई तुरंत पड़ जाएगी, ये रिश्ते बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और आखिरी पॉइंट मुझे लगता है कि ये जरूरी हो जाता है देखना स्टाइल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लीडर्स। क्योंकि अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट 2016 में, जैसा 2+2 डायलॉग का जिक्र किया शार्दुल ने, 2016 में भी चुनावों के एन पहले जॉन केरी, जो उनके उस वक्त विदेश मंत्री थे, वो भारत आए थे और उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है बहुत तमाम तरीके की बातें की थी, अश्योरेंसेस दिए थे। लेकिन ये हुआ कि वहां जाकर चुनाव हार गए। तो ये सवाल उठा था कि एक चुनावों के ठीक पहले किए हुए कस्मों और वादों को आप किस हद तक आप रिलाई कर सकते हैं। आज जो बाइडेन बार बार अनाउंस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, जो पैक्ट से, पेरिस अग्रीमेंट से अमेरिका की पूरी तरीके से वो विड्रॉल हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उससे हाथ खींच लिया था। लेकिन अगर जो बाइडेन जीत कर आते हैं तो अगले 70 से 75 दिनों के अंदर उनकी वापसी होगी। तो जो मल्टीलैटरल फोरम्स है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, संयुक्त राष्ट्र में इतने पद हैं जिन पर चुनाव होने हैं अगले 2 सालों में, उनमें अगर अमेरिका अपनी लीडरशिप की भूमिका नहीं निभाता है तो उनको ज्यादा मैनिपुलेट करेगा चाइना। तो इन सब कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज एक अहम मुद्दा है। वहां पर आप लगातार आक्रामक होकर चीन के साथ काम नहीं कर सकते, वहां थोड़ा सा आपको टोन टेनर बदलना पड़ेगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जहां ग्लोबल लीडरशिप के मुद्दे हैं, जहां इंडिविजुअल पर्सनालिटीज की जो डिफरेंसेस हैं उनको नोट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा और सवाल, फिर हम अपने अगले विषय पे चलेंगे। और वहां यहाँ पर मैं मेघनाद और शार्दुल के भी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले स्मिता आपसे, ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें जिस तरह की पोस्चरिंग थी, जिस तरह के उसमें एक लेवल तक मैं कहूंगा थिएट्रिक्स थी, हाउडी मोदी हो चाहे नमस्ते ट्रंप हो, वो एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के एक दूसरे देश के राजनीतिक दल के मामलों में जाकर और उस हद तक डीपली इन्वॉल्व होके एक तरह से उनका चुनाव प्रचार करने वाली जो की शैली थी मोदी द्वारा, ये बायलैटरल रिलेशंस में समझदारी भरा कदम कहा जाएगा किसी मामले में? क्योंकि पता नहीं है कि कल को वहां पर क्या हो या कल को यहाँ को क्या हो राजनीतिक हालात बदलने पर। तो उसके लिहाज से मोदी का ये जो पूरा पोस्चरिंग थी या ये जो पूरा कदम था, इसको एक तरह से नाइव स्टेप कहा जाएगा? नाइव नहीं कहूंगी मैं, इसकी भी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस की गई थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक मैवरिक नेता हैं और वो एक मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन रह चुके हैं, वो रियलिटी शो के स्टार रह चुके हैं। उनकी अगर आप बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ेंगे तो उनकी जो कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, जितना पता चलता है उतना आप चौंकते रहते कि ये शख्स कैसे राष्ट्रपति बन गया।
90s के दौर में एक पूरा का पूरा फेस था, लगातार बैंक्रप्सी की हालत आ रही थी उनकी रेस्टोरेंट्स की, उनकी कैसीनोस की, यहाँ तक कि उनकी एयरलाइंस की। और जब वो जाके ज्यादा बोरोविंग्स लेते थे अपनी लेंडर्स से, पता चलता था उसमें से कोई हीरो का हार उन्होंने खरीद कर अपनी किसी बीवी को दे दिया, कहीं और जाकर पैसे उड़ा रहे हैं। लेकिन वो शोबिज में उनको लगता है कि अगर पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो लेकिन बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ, ये उनकी थियरी है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं जिनके अंदर जो डीएनए है वो मार्केटिंग का डीएनए है। तो उनको पता है कि ये जो शूशा है, खूब सारा स्टेडियम पैक करके दिखा दो, ये डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगेगा। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने ये किया। पॉलिटिकली मैं नहीं, पर्सनली मैं सोचती हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैच्योर्ड नहीं है। लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि अगर जो बाइडेन कल को जीत कर आते हैं तो भारत को के साथ संबंधों को जो है कोई सजा मिलने वाली होगी। ये ठीक है, रात गई बात गई वाली बात होगी। कुछ दिनों में जो है वापस से उनका टोन टेनर बदल जाएगा और बाइडेन आएंगे तो शायद लोगों की भीड़ को उतना डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। माय फ्रेंड ऑलरेडी स्टेटमेंट ऐसे देते भी रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मोदी जी को भी असर नहीं पड़ने वाला है कोई और। माय फ्रेंड बाइडेन टाइप हो जाएगा मामला। ये जो हाउडी मोदी का मसला था, मैं भी एक्चुअली वही बोलने वाला था कि बहुत ही क्लेवरली खेला गया था मोदी जी ने, कि उनको पता था कि ट्रम्प को ये अच्छा लगता है, उनको अटेंशन अच्छा लगता है। और फिर ट्रम्प भी तो ब्रैग ही कर रहे थे कि सबसे बड़ी ऑडियंस आई मेरे रैली के लिए। और ये तो हमारे यहाँ पे ऐसी बड़ी रैलीज तो ऐसे हर 2 दिन में होती रहती है, पर वहां पर यूएसए में एक स्टेडियम भर के लोग आए तो फिर ट्रम्प का मुंह खुला का खुला रह गया। तो मैं अतुल सिर्फ एक कॉशन में जरूर लोगों को लगता है कि नहीं भाई, हमारी इंडियन अमेरिकन जो वोट बैंक है वो भी एक्टिव है, सक्रिय है, अच्छी बात है। लेकिन उनके सक्सेस के पीछे एक वजह ये भी रहे हैं कि इंडियन अमेरिकन्स एट द एंड ऑफ द डे हैव बीन अमेरिकन्स फर्स्ट। और ये बात भूलना नहीं चाहिए लोगों को कि वहां जो डायस्पोरा है, दे हैव नॉट ट्राइड डिवाइडिंग द लॉयल्टीज ऑफ द अमेरिकन इश्यूज या द अमेरिकन पॉपुलेशन। तो अगर वो डिवाइसिव नजर आए, जैसे कि कुछ और दूसरे देशों के जनता के साथ प्रॉब्लम होती है और वहां जूइश लॉबी का भी जिक्र होता है, तो वो आगे चलकर दरअसल दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी नेता यहाँ भारत में भी आए, आप डायस्पोरा को एक्टिवेट करें ये सोचकर कि आगे आने वाले चुनावों में उनके वोट का आपको फायदा हो सकता है, ये और बात है। लेकिन उनको वहां पर पॉलिटिकली डिवाइसिव करने की कोशिश ना करें जिस देश में वो रह रहे हैं और जी रहे हैं। हाँ, ठीक है। एक और चीज अतुल सर, एक मैं ऐड कर दूं, तो ये जो हम अभी हम जो सिचुएशन देख रहे हैं कि ट्रम्प बार बार आके ट्वीट करे जा रहे हैं और फिर स्पीच दे रहे हैं, तो एक बहुत ही मजेदार ख्याल आया था दिमाग में कि ऐसे जब भी ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो कैसे होता है कि वो प्रेसिडेंट जो नया इलेक्ट हुआ है वो व्हाइट हाउस में आता है और फिर जो जा रहे हैं वो जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर में के बाहर वी साइन दिखा के बैठ के उड़ जाते हैं। तो मतलब उसको निक्सन वॉक भी कहते हैं, क्योंकि निक्सन ऐसे हेलीकॉप्टर में बैठ के सही में उड़ गए थे। तो वो तब से आई थिंक ट्रेडिशन ही बन गया। तो मुझे नहीं लगता ट्रम्प ऐसे करेगा। अगर आप सोचेंगे ट्रम्प का रवैया, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो ऐसे डिग्निफाइड तरीके से व्हाइट हाउस छोड़ के वी साइन दिखा के हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाएंगे। तो मुझे लगता है अभी कुछ और अभी तो मजा शुरू हुआ है, क्योंकि ये जनवरी तक, जैसे शार्दुल ने बोला, जनवरी तक अभी तक इनॉग्रेशन वगैरह होगा नहीं, फरवरी पे भी चला जाएगा। तो तब तक बहुत तमाशा देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है एक समय ऐसा भी आएगा जब ट्रम्प को फिजिकली उठाकर व्हाइट हाउस के बाहर निकालना पड़ेगा। तो और साथ में उनके बच्चे भी साइड में उनको उठाकर फेंकना पड़ेगा। करो पापा, आज एंडरसन कूपर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने तो उनको इन्वर्टेड टर्टल तक कह दिया, हालांकि विच आई डोंट थिंक इज राइट कि मतलब एंकर को आकर नहीं देखिए, वो लोग इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो खुलकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब वो सवा संतरा उन्हें इसीलिए तो कहते हैं। उसने किया ना कि इंस्टीट्यूशन अगर वहां पर आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहा है तो आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। यहाँ पर तो कितने बच्चों ने, कुछ लोगों ने ट्वीट किया था
उद्धव ठाकरे के खिलाफ बंबई में, और सब बच्चे आजकल जेल में बहुत सारे। नहीं, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ एक दिक्कत लगती है मैसेजिंग की, अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, क्योंकि आज दुनिया भर में जो राइज ऑफ राइट के साथ दिक्कत हुई है, हम जो उदारवादी लोगों के लिबरल्स की मैसेजिंग की बात कर रहे हैं कि उसमें कहाँ दिक्कत आई है, और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि मतलब लगातार अमेरिकी चुनावों में अगर पॉपुलर वोट्स भले ही डेमोक्रेट्स के फेवर में रहे हों, लगातार पिछले कई चुनावों से रिपब्लिकन्स को इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स का जो है उनको एडवांटेज मिल रहा हो, लेकिन वोट शिफ्ट्स हुए हैं। आज अमेरिकन सोसाइटी अपने आप में उनमें ध्रुवीकरण इतनी बड़ी है, तो वहां एक बड़ा तबका है जो डोनाल्ड ट्रंप का लॉयल तबका है, 40 से 46% का। तो उस तबके को दिमाग में रखते हुए जो है, मुझे लगता है लिबरल्स को थोड़ी सी अपनी मैसेजिंग का टोन टेनर को संभाल कर, खास करके जो जर्नलिस्ट वगैरह इन पोजीशंस पर हैं, उनको भी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि ये 4 साल बाद आप देखेंगे अगर ये चुनाव हार जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। एक और देखिए स्मिता जी, इसका एक और साइन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज हुई। एक मार्जरी टेलर ग्रीन कर एक सपोर्टर है जो क्यूएनॉन को सपोर्ट करती है। क्यूएनॉन जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी थियोरी नेटवर्क है, जिसका कहना है कि अमेरिका एक पीडोफाइल कैनिबलिस्टिक रिंग चला रहा है जिसमें हिलरी क्लिंटन वगैरह है। तो उसको इलेक्ट कर दिया यूएस हाउस में, वो जीत गई है सीट। और ऐसे आई थिंक 19 और कैंडिडेट्स है जिन्होंने ओपनली ये क्यूएनॉन के कॉन्स्पिरेसी थियोरी को सपोर्ट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक जनरल सपोर्ट है, ये इसका पार्ट है, पर जस्ट एक जनरल सपोर्ट है गन राइट्स का, या फिर जो रस्ट बेल्ट बोलते हैं उनका जो सपोर्ट है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और वो आई थिंक मुझे लगता है और बढ़ेगा भी। तो ऐसे लग रहा है अगर बाइडेन अभी जीत भी गए तो आई थिंक नेक्स्ट इलेक्शन में ट्रंप वापस आके फिर से कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हीलिंग करने के लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, ये डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इस बार। तो जो हीलिंग की भूमिका है उसकी जिम्मेदारी हर किसी पर है। देखिए शार्दुल से आखिरी टिप्पणी हम ले लेते हैं, फिर अपने अगले विषय की तरफ जाएंगे। जी, काफी सारे बात बीच में आ गई तो मैं सारी बात बोल देता हूँ, 1 मिनट। देखिए, जो इन्होंने बात कही मेघनाद ने और स्मिता ने, ये दोनों बात ठीक है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरा चुनाव ही नस्लभेदी मतभेद के ऊपर है, व्हाइट सुप्रीमेसी को बचाने के। इनफैक्ट ये रिपब्लिकन पार्टी के कई लोगों ने बोला कि दिस इज आवर लास्ट चांस, है ना। दुनिया की हालत देखिए, नेटो के, तो हमने पिछले हफ्ते बात की थी, नेटो के 2 सदस्यों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, फ्रांस और टर्की। ये दोनों नेटो के सदस्य हैं। नेटो जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खींचा, जबकि पहले तक अमेरिका हमेशा से उसका लीडर रहा है। अच्छा, इससे जो स्मिता कह रही थी बात, शालीनता से बात करने की, देखिए जो एक सामाजिक मूल्य आपके देश में है वो आप सनकियों की वजह से नहीं बदल सकते, ये बात याद रखनी चाहिए। जब ट्रंप झूठ बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं, जैसा पहले बोला, इनफैक्ट वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रैकर चलाया उसके लिए। आज भी सुबह चर्चा से पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एनबीसी ने फैक्ट चेक किया उसको रोक करके, हमें बीच में बोलना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति जो भाषण दे रहे हैं, संभाषण, वो पूरा झूठ है। तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात जॉर्ज बुश के बारे में नहीं करेगी, ऐसा नहीं था कि जॉर्ज बुश ने झूठ नहीं बोला। तो ऐसा लगता है कि जो ये पूरा टाइम है ना, कंटामिनेटेड टाइम है। इधर वहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए ट्रैकर चल रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर के हर भाषण को परफेक्ट चेक हो रहा है जी। तो ये स्थिति मतलब इससे जुड़ी हुई 1-2 चीज और है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में अभी भी कोविड महामारी पूरे भयंकर स्तर पर है, वहां लगातार केस बढ़ रहे हैं, है ना। और इसके साथ साथ बाइडेन ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। जैसे बाइडेन को जो 1 वोट पक्का मिलना था, जो 42 पॉइंट के अंतर से मिला था बराक ओबामा को, 36 पॉइंट के अंतर से मिला था हिलरी क्लिंटन को, जबकि वो इतनी बेकार उम्मीदवार थी, मानी गई बेकार उम्मीदवार, वो था लतीनो वोट, है ना। लतीनो वोट जो है वो बाइडेन को बिल्कुल नहीं मिला, कई जगह तो नेगेटिव चला गया, इसीलिए नेवाडा फंसा हुआ भी है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये वाली अमेरिकी सरकार अपने घरेलू मामलों में ज्यादा फंस के चलेगी, चलिए ठीक है, बजाय केवल मेजर चीजों को छोड़कर। तो अभी ये मामला क्योंकि आगे बढ़ना है और जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक इस पर चर्चा चलती रहेगी, और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते हम एक बार फिर से जो ताज़ा सूरत हाल बनेंगे उस पर हम बातचीत करेंगे। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर
मीडिया से जुड़ी एक खबर है। अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं, एंकर हैं, उनको मुंबई पुलिस ने एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया। 2018 का मामला था, अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला था ये। और ये मामला क्लोजर हो गया था, इसको कोर्ट ने बंद कर दिया था। अब मुंबई पुलिस ने इसको फिर से खोला है और उनको गिरफ्तार किया है, और इस मामले में उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है अर्नब गोस्वामी को। उसके पहले जो नाटक हुआ, तमाम तरह के घटनाक्रम हुए, उस पर मैं आप सबकी टिप्पणी जानना चाहूंगा। उससे पहले एक छोटी सी बस टिप्पणी कि एक चीज बहुत साफ है कि इस मामले में अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार के बीच जो चल रहा है वो पूरी तरह से एक राजनीतिक खींचतान है। इसमें जो बात कही जा रही है, कल परसों से एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि जो अर्नब की जो पत्रकारिता की आज़ादी पर हमला है और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मसला है, उस पर एक तरह से स्टेट पत्रकारिता के ऊपर अटैक कर रहा है, क्रिटिकल जर्नलिज्म को निशाना बना रहा है। तो इसमें दो चीजें हैं जिसको बहुत साफ साफ हम अगर बरत पाएंगे तो फिर आगे की भी बात थोड़ा विस्तार से इस पर कर पाएंगे। एक तो ये कि जो अर्नब गोस्वामी और मुंबई पुलिस के बीच में हो रहा है और ये जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, अर्नब गोस्वामी की किसी पत्रकारी या क्रिटिकल जर्नलिज्म के लिए गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक क्रिमिनल मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि मरने वाले ने उनके नाम का एक सुसाइड नोट छोड़ा था। लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है वो एक दुर्भावना के तहत कर रही है, एक अपनी जो खुंदक है उसके नाते कर रही है। उसमें अर्नब गोस्वामी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का खुलकर आना, और एक तरह से ये जो केस बंद हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शासन था, और जब फिर से केस शुरू हुआ है तब वहां पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। और इस बीच में जो अर्नब ने पिछले 6 महीने में किया है, जिस तरीके से पत्रकारिता की है, जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बॉम्बे पुलिस चीफ को अपशब्द कहे हैं खुलेआम, तो इन तमाम चीजों को देखकर इस पर तय करने की जरूरत है। इस पर तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेघनाथ, शार्दुल और स्मिता अपनी बात रखें, फिर हम इस पे आगे की और बातों पे टिप्पणी करेंगे। सर, एक तो मैं स्ट्रेट अप बोलना चाहूंगा कि अर्नब मेरे हिसाब से पत्रकार नहीं है अभी। वो पत्रकारिता करते हैं नहीं, वो बेसिकली जस्ट एंटरटेनमेंट करते एक हद तक, रियलिटी टीवी चलाते हैं अभी। और किसी के हिसाब से पत्रकार नहीं है मतलब भाई। और इसीलिए ये जो अभिव्यक्ति की बात आती है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर अप्लाई भी होती है, क्योंकि एक तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो अगर अर्नब गोस्वामी को रिपोर्टिंग करने के लिए अगर अंदर डाला होगा तो फिर भी हम बोलेंगे कि ठीक है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट किया है एक्सेट्रा। बट ये केस जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है। अब 2018 में जैसे आपने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट थी, वहां पर वो क्लोज कर दिया गया और फिर उसका ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ था। अब सरकार बदल गई है तो इन्होंने फिर से खोल दिया है। और ये भी एक सच बात है कि जो नायक फैमिली है, जिनके यहाँ पर 2 मौतें हुई थी, वो काफी देर से वो इसमें जस्टिस डिमांड कर रही थी और ये हुआ नहीं था। तो फिर आप ये बोल भी सकते हैं कि एक तरीके से ये सही भी हुआ है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन फिर से खोल दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली जस्टिस तो देना ही चाहिए, मतलब जो कुछ अगर केस आया है तो अर्नब को इस मामले में अंदर किया गया है। तो मुझे लगता है कि हमको ये डिफरेंशिएट भी करना चाहिए। और ये मतलब पत्रकार है ठीक है, पर इसको एक क्राइम में बेसिकली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अगर आप बोलेंगे कि वो टीआरपी स्कैम का मामला है तो वो अलग बात है, क्योंकि टीआरपी स्कैम एक अलग केस है। और एक चीज अगर आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि बीजेपी के जो आधे कैबिनेट ने सपोर्ट दिया है इस मामले में अर्नब गोस्वामी को, ये बोल रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के टाइम पे जब इमरजेंसी हुई थी वैसे ही कांग्रेस अभी महाराष्ट्र में इमरजेंसी कर रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये कर रहे हैं, शिवसेना का नाम नहीं ले रहे वो। मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये क्यों नहीं ले रहे पता नहीं, पर एक तरफ ये बोल रहे हैं कि इमरजेंसी का सिचुएशन है, और दूसरी तरफ ये जो जस्टिस फॉर एसएसआर जो
ट्रोल आर्मी है जो अभी रिपब्लिक टीवी का आईटी सेल जैसे ही बन गया है। ये सोशल मीडिया पर ये फैला रही है कि इमरजेंसी लागू करो, वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लागू करो महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे प्रिय अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया। ये इंडियन संतरे हो या फिर वो पाकिस्तानी और अमेरिकन जो ट्रम्प सपोर्टर हैं, दोनों की स्थिति सांप छछूंदर वाली ही है। बिल्कुल, मतलब जहां पे जीत रहे वहां पर काउंटिंग शुरू करो, जहां पर पीछे चल रहा काउंटिंग। देखिए, मूर्ख की चमड़ी किसी भी रंग की है, वो रहता मूर्ख ही है। और एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि अर्नब गोस्वामी ने एक सोचिए कि शिवसेना का रेपुटेशन अभी तक कैसा था। शिवसेना मुझे लगता है कि बीजेपी से भी थोड़ी सी एक्सट्रीम थी। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये जो डिवाइसिव जो नेचर है बीजेपी का, वो शिवसेना का तो पहले से ही रहा है। बाला साहेब ठाकरे से लेकर अभी तक बहुत वायलेंट पार्टी है, ये सबको पता है। अब तुम अर्नब गोस्वामी जब सीधा पंगा लोगे उद्धव ठाकरे से, या फिर जो भी पेंगुइन बोलोगे उनके लड़के को, या फिर ये, और ऊपर से मुंबई पुलिस के चीफ को, परमवीर सिंह को भी आप 2 हफ्ते से गाली मारोगे, तो मतलब इसका रिएक्शन तो आएगा ही, क्योंकि ये लोग तो आखिर पावर में है। और ये तो मतलब सीधा ही बोलना चाहिए कि मेघनाथ, ये बहुत असल में सीरियस इशू है। बिल्कुल है। इसमें जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने जिस नई पत्रकारिता, मैं उसको पत्रकारिता तो नहीं कहूंगा क्योंकि पहले ही बात तय हो गई है कि अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं है, इस पर कंसेंसस हो जाने के बाद उनको वो देना नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा था, आपने एक ऐसी परंपरा शुरू की है जिसमें आप सत्ता के साथ बहुत बेशर्मी से खड़े होते हैं। आपने वो पत्रकारिता शुरू की है जिसमें सारे के सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। आप अपनी जो भी सो कॉल्ड आपकी पत्रकारिता है उसमें क्रिमिनली आप आपराधिक रूप से अनैतिक काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से पत्रकारिता के दायरे में नहीं आती। ये सब मिलके एक पार्टी के साथ खड़े होकर दूसरे पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं, और जब उस पार्टी ने अटैक किया तो बाकी पत्रकारों के लिए बड़ी एक दुविधा की स्थिति खड़ी हो जाती है। स्मिता, मैं इस पर जानना चाहूंगा कि हम जिस तरह से लोगों का दबाव आया, या बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जिस तरह से बीजेपी के तमाम मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री ऑनवर्ड लोगों के बयान है, प्रेशर है कि आज नहीं बोलोगे तो कल तुम्हारी बारी है। पर क्या इसको केवल इस नजरिए से देखा जा सकता है कि अर्नब गोस्वामी अपनी पत्रकारिता की वजह से जेल में है, या अपनी एक साइड में एक पार्टी के साथ मिलकर एक प्रोपेगेंडा करने की वजह से, एक प्रपंच रचने की वजह से इस तरह की स्थिति में फंसे हैं? इन दोनों चीजों में अंतर साफ करना चाहिए। तो इन दोनों की जगह मुझे लगता है कि इस वक्त जो तीसरी वजह है वो है क्रिमिनल केस, जैसा मेघनाथ ने कहा, एंड वी शुड नॉट लूज फोकस ऑफ दैट। जो ये मंत्रियों के रिएक्शंस आ रहे हैं, द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज आयरनी डाइड 1000 times। मतलब जोसेफ गोएबल्स की आप पोएम्स की जो है आप बात कर रहे हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्नब, राकेश सिन्हा जी उसे कोट कर रहे थे। मैं मतलब मुझे लगा कि भैया ये क्या हो गया, ये दुनिया घूम गई है कि क्या हो रहा है, क्या उनको पोएम का मतलब ही नहीं पता। मैं आपको बताऊं, किसी भी रंग का हो मूर्ख ही होता है, अभी तो कहा ही नहीं। खैर, रंग वंग पर ज्यादा हम टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ अतुल। 2002 से 3 से मेरे करियर की शुरुआत हुई जर्नलिज्म में। जब हम यहाँ आए थे, और उस वक्त मुझे याद है कि क्योंकि हमने जब आईबीएन के साथ में जुड़ी 2005 में, उस वक्त टाइम्स नाउ के लॉन्च की बात चल रही थी, और उसमें थोड़ा वक्त लग गया। हम लोग मजाक किया करते थे कि टाइम्स नाउ हैज बिकम टाइम्स व्हेन। तब अर्नब गोस्वामी ने जब लॉन्च किया था एनडीटीवी से हटकर, उस पूरे दौर में यूपीए सरकार के खिलाफ अर्नब जिस तरीके से सवाल पूछते थे, हम लोग उस वक्त उसी वजह से उनको देखते थे। रात के 9-10 बजे जब उनका शो आता था तो हम बकायदा इंतजार करते थे कि अर्नब गोस्वामी का शो टीवी पर आएगा तो हम देखेंगे। तो आज जो लोग हम लोगों को कांग्रेस टूजेस के नाम पर जो है पेंट करने की कोशिश करते हैं कि आप कांग्रेस को फेवर करती हैं, मैं आपसे इतना सवाल पूछना चाहूंगी कि भाई उस वक्त फिर हम लोग अर्नब के फैंस क्यों थे, जब वो लोग पूरी तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे, उनके स्कैम्स को रिवील करते थे, कॉमनवेल्थ स्कैम की बात हो, 2G स्कैम की बात हो। उस वक्त के अर्नब को देख लीजिए और आज के अर्नब को देखकर ये बताइए कि आखिरी दफा कब था जब अर्नब ने एक भी बीजेपी नेता के खिलाफ जो है सही मामले में, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बस एजेंडा चलाने के लिए सवाल खड़े कर लें, किसी भी जरूरी मुद्दे पर सवाल खड़े किए हों।
नहीं किया है। सिर्फ एक दो ऐसे मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि वो पॉपुलर ऑडियंस के साथ जुड़ती हैं, तो उन मुद्दों पर जो है आप ऐसे पोजीशंस ले लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिकल कंसर्न नहीं जुड़ा है। पॉलिटिकल कंसेंट इतना नहीं होता है। लेकिन आप जो फोर्थ स्टेट का जॉब है टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ दोज इन पावर, आपने एक ऐसा जर्नलिज्म का ट्रेंड आज की तारीख में शुरू करवाया जहां अगर छत्तीसगढ़ में कोई नक्सली हमला हो जाए, वहां उस वक्त अगर बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी के गृह मंत्री हो, लेकिन सवाल आप विपक्ष से पूछेंगे, आप कन्हैया कुमार से पूछेंगे। आपने लिटरली जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एंड आई डोंट लाइक दिस लेबल्स, ना मैं राइट ऑफ सेंटर के लिए ना मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अर्नब के लिए आज की तारीख में सुपारी जर्नलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक सिंपल सी बात देख लीजिए, जो पूरा का पूरा सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ, रिया चक्रवर्ती केस में, वहां तो सुसाइड नोट तक बरामद नहीं की गई थी। उस मामले में आपने डे इन डे आउट अपने रिपोर्टर्स को लिटरली गुर्गों में तब्दील कर दिया, जिनको आपने हिट जॉब के लिए अपने सड़कों पर भेज दिया, लोगों के बेडरूम में घुस रहे हैं, लोगों की गाड़ियों में ऐसे पीछा कर रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं ऑन एयर। मतलब जर्नलिज्म की एक सिविलिटी, एक स्टैंडर्ड, एक एथिक्स, सबको आपने बिल्कुल ही फेंक कर रख दिया। तो जिस मामले में एक सुसाइड नोट तक नहीं था, उस पे आपने इतना गदर मचाया, इतना बवाल मचाया। तो इस केस में तो बाकायदा सुसाइड नोट बरामद की गई है, जिसमें 3 लोगों का नाम लिया गया है। अर्नब के साथ साथ 2 और लोग हैं, और उनमें से एक शख्स है जिनसे ज्यादा उधारी की बात की गई थी। तो मुझे ये नहीं पता कि देखिए इन दोनों को भी उसी तरह से ट्रीट कर रही है कि नहीं मुंबई पुलिस, उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। अगर चूंकि मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान वगैरह दिए हैं, उनके अर्नब के खिलाफ अगर फिजिकल असॉल्टिंग होती है तो उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। अर्नब उसमें जो कह सकते हैं कि भाई मेरी सुरक्षा को लेकर मुझे खतरा लग रहा है। लेकिन ये बात किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए कि ये अर्नब की पत्रकारिता के लिए उन्हें जेल में नहीं डाला गया है, ये किसी स्टोरी की रिपोर्टिंग से रिलेटेड नहीं है। आज देश में जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, आप देख ले अलग अलग राज्यों में नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में स्क्रोल की सुप्रिया शर्मा है, वायर के खिलाफ हैं, सिद्धार्थ वदराजन हैं। आप इनको अगर लेफ्ट ऑफ सेंटर पत्रकार मानते हैं, इतने छोटे छोटे फ्रीलांसर्स वगैरह हैं। कश्मीर में आप देखिए रिपोर्टर्स के साथ क्या हालत लगातार हो रही है, और इन सब रिपोर्टर्स पर तो आप यूएपीए ठोक देते हैं, जो एक बहुत ही वेगली वर्डेड लेकिन एक ड्रैकोनियन एक्ट है। आपने जिक्र किया तो एक और बहुत दिलचस्प, इसमें दिलचस्प तो क्या, एक इस तरह के वाकये से हम लोग को यहाँ पर जोड़ना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। न्यूज लॉन्ड्री के हमारे रिपोर्टर हैं प्रतीक गोयल, और जो सरकारें जिस तरह से काम करती हैं उस पर ये रोशनी डालती है, और चूंकि ये पुणे का ही मामला है तो उस पर जिक्र करना उसका और भी लाजमी हो जाता है कि प्रतीक गोयल ने स्टोरी की थी कि किस तरह से वहां पर लॉकडाउन के दौरान जब सरकार ने कहा था कि किसी को निकालेगी नहीं कंपनियां, और किसी का सैलरी नहीं बंद करेंगी, उस टाइम पे सकाल ने कुछ अपने कर्मचारियों की छटनी कर दी, उनको बाहर कर दिया निकाल के। सकाल न्यूज़पेपर जो कि शरद पवार के परिवार का अखबार है, उनके भतीजे उसमें उसके मालिक हैं, और इस तरह से तमाम चीजें हैं। अब उस खबर के नाते न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट के ऊपर पहले डिफेमेशन की धमकी दी गई 65 करोड़ के, उसके बाद उसको हटाकर फिर रिपोर्टर के ऊपर निशाना साधा गया और उसके ऊपर खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, और उसके लैपटॉप को कन्फिस्केट करने की कोशिश की गई और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। खैर वो कोर्ट में मामला चल रहा है। तो सरकार इस तरह की चीजों पर तमाम मीडिया के संस्थान और तमाम जो संस्थाएं हैं पत्रकारों के लिए काम करने वाली, इन मुद्दों पर मतलब मैं कहूं कि व्हाटअबाउटरी की बात करें कि इस पर बोलती हैं उस पर नहीं बोलती हैं, तो लेकिन मैं ये पा रहा हूं कि ये सलाहियत नहीं बची है या कम हो गई है कि असल में कौन से मुद्दे वास्तव में मीडिया की जुबान बंद करने के या उसके अपने हाथ पैर को बांधने की कोशिश है, और कौन से मुद्दे असल में पत्रकारिता से जुड़े नहीं हैं। तो मैं प्रतीक गोयल का इस समय मामले का जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं। फिर भी महाराष्ट्र सरकार के लिहाज से एक चीज का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा, वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से जो काम एक समन के जरिए, एक नोटिस के जरिए हो सकता था, उसके लिए 20 पुलिस वालों की एक टीम को अर्नब के घर भेजना और बार्ज करके घुसना, और फिर एक कैमरे पर एक सीन क्रिएट करना पूरा दोनों तरफ से, धमकी, धक्का मुक्की, ये वो सब सारी चीजें, इन सब से बचा जा सकता था, इसके बावजूद हुआ।
इसका टाइमिंग एंड स्केल ऑफ एक्शन कैन बी क्वेश्चनेबल। कंगना रनौत के मामले में भी मैंने ट्वीट किया था कि भाई अगर कंगना ने ये पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं ली होती तो क्या बीएमसी को अब तक उनका इलीगल मकान नहीं दिखना था? लेकिन इट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द लीगैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट जिसकी वजह से उनको जेल भेजा गया है। बिल्कुल। और ये ऐसा ही सिंपल मामला है कि जिस राजनीति के तहत आप इन लोगों के ऊपर अनर्गल, मतलब चाहे सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो या फिर पालघर में साधुओं की मौत को कम्युनल बनाने का काम किया आपने, जिस राजनीति के तहत आपने किया ये सब, उसी राजनीति ने आपके एक काम में कोई कमी निकाल दी। तो अब ये इतना सिंपल है कि जब आप राजनीति में खड़े होकर और मिडिल ग्राउंड छोड़ देंगे बतौर जर्नलिस्ट, तो इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा आपको। मेघनाथ और शार्दुल, आप लोगों की टिप्पणी इस पर? जी, मैं प्रतीक के नजरिए से आप लोगों की टिप्पणी भी चाहूंगा। हाँ, मैं पत्रकारिता के उससे बोलने वाला था कि इशू को थोड़ा सीरियस कर देते हैं। अर्नब के मामले की जानकारी स्मिता आपने और मेघनाथ ने दे ही दी है। इसके पीछे की परतों पे मैं कुछ बात लाना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा, प्रतीक की बात आपने बताई, लेकिन आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान हिमाचल में पत्रकारों पर बहुत ज्यादा केसेस हुए, यूपी में हुए, उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में करीब 40 मामले हुए हैं, है ना? और तब कोई नहीं बोला। लेकिन इस ढपोर शंख के मामले में सत्ता पक्ष ऐसे बेचैन हो रहा है जैसे मालिक के तोते की गर्दन किसी ने दबोच ली हो और वो मालिक बेचैन है। असल में मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है, ये सत्ता बल के दुरुपयोग का है ना? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां आती जब उन्हें किसी पत्रकारिता के मामले में घेरा जाता, जैसा आप लोगों ने कहा। अब इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरा व्यक्तिगत या न्यूज लॉन्ड्री का अर्नब के बारे में जो मत है, जो हमारा ओपिनियन है, वो सर्वविदित है। व्यक्ति और व्यवस्था की आचरण में अंतर होना चाहिए। व्यक्ति उल्टा सीधा बिहेव कर सकता है, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन, जब व्यवस्था ऐसा आचरण करेगी तो ये एक बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा सिग्नल है। पत्रकार पहले भी, जैसा कि हमने बात करी, ऑस्ट्रेसाइज किए जाते रहे हैं, लेकिन इतने खुलकर जो राजनीतिक लड़ाई में अर्नब उतरे, ये अर्नब की गलती है। तो सरकार जब अब उनके खिलाफ उतर गई है, इन दोनों में अंतर है। अर्नब का उतरना एक रोग व्यक्ति का काम था, जिसके लिए उन्हें हर तरफ से बुराई मिलती थी। जिस दिन वो व्यक्ति बंद कर देगा, वो बुराई किसी स्तर पर रुक जाएगी। लेकिन अगर व्यवस्था का ये आचरण खुल के करने का हो गया, तो वैसे ही हमारे देश में नीचे के लोगों की, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो जाति की दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, या वो लोग हो जो किसी तरह फंस गए, उनकी बात पहले ही नहीं सुनी जाती। व्यवस्था पूरी तरह से मतलब बिंदास हो जाएगी, बिल्कुल दबंग लठैत बन जाएगी है। अब मुझे याद पड़ता है, पहले तो जो उन्होंने बात कही थी स्मिता ने, मैं बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं सुनने वालों के लिए, कि तीनों आरोपियों को पेश किया गया है जज के सामने, है ना? तीनों को पेश किया था, बाकी 2 को भी पकड़ा। लेकिन पिछले कुछ समय में 2-3 बार उच्च न्यायालयों ने अलग अलग राज्यों के ये बोला है कि किसी आत्महत्या की चिट्ठी में केवल नाम आने से कोई व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो जाता, है ना? ये हाईकोर्ट के स्टेटमेंट है। तो हाँ, उन्हें हम अपराधी भी नहीं मान सकते। ये बात सही है कि उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो सत्ता पक्ष का उनकी पत्रकारिता के लिए ही हो रहा है, लेकिन उसका बहाना नहीं है अपराधी। ये अंतर है यहाँ पे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि आप आरोपी हैं, तो अब ये प्रक्रिया तय होगी, आप दोषी हैं या नहीं वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का काम तो पुलिस करेगी ही करेगी। बिल्कुल। जिस मामले में, जैसा कि आप कह रहे थे ना, सुशांत सिंह के मामले में, उस एक लड़की को जो फाइनेंशियल स्तर पे बहुत उसे अच्छी है, वो फिल्मों में आती है, लेकिन उसको जिस तरह घसीटा गया, आप अर्नब गोस्वामी के इस लिहाज से देख रहे हैं, इनका दोगलापन जो है, आप देखिए कि एक लड़की की जिंदगी इन्होंने इस तरह से तबाह की। और मुझे बहुत साफ साफ इतने दिनों में अर्नब गोस्वामी को देखते हुए ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं इनके दिमाग में एक ऐसा जहरीला आदमी रहता है जिसको तृप्ति ही इसी चीज से मिली कि मैं 302 मांगता हूं। और जिस दिन वो लड़की गिरफ्तार हुई बिना किसी सबूत के, बिना किसी पोजीशन के, बिना किसी उसके, उस दिन उस आदमी के चेहरे पर जो खुशी थी, इस तरह के मौकों पर दुश्मन के मामले में भी आमतौर पर लोग इस तरह की खुशी नहीं दिखाते, जिस तरह की खुशी, मतलब उस आदमी को केवल ये खुशी थी है कि मैंने एक बात कही और मेरी नाक की बात रह गई क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हो गई। सही गलत बाकी चीज, अनैतिक नैतिक किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, मतलब आपको अपनी नाक से, तो ये इतने जहरीले आदमी के पक्ष में खड़ा होना, मतलब एक सीधा सीधा ये भी नहीं कह सकते आपकी एक बहुत वेल इंटेंशनड आदमी है जो बहुत अच्छी ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, उससे एक गलती हो गई होगी। आप
गलतियों के पुतले बनते जा रहे हैं, मतलब गलतियों पे गलतियां नहीं, और उस पर जो है आप इनकी कंपैरिजंस देखिए जो नेता गण कर रहे हैं, मतलब गृह मंत्री तक आ गए हैं। आप इनकी कंपैरिजंस 1975 के इमरजेंसी में जो प्रेस ने जिन्होंने स्पाइन दिखाई थी, आप रामनाथ गोयनका वगैरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या मजाक है। हाल के दिनों में राजस्थान पत्रिका ने अहम वजह से जो है अपना संपादकीय पन्ना खाली छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर मुझे याद है, आई थिंक मसला चल रहा था, उन्होंने कोई स्टोरी की थी गौ शेल्टर्स की बुरी हालत पर, तो उनकी एडवर्टाइजिंग फंड्स वगैरह खींच लिए गए थे, उन पर कुछ केस लगाने की बात की गई थी। और दूसरी तरफ आज की तारीख में दूसरे ऐसे अखबार हैं जो अर्नब के लीग ऑफ पत्रकार हैं, मतलब पत्रकार तो नहीं कहूंगी लेकिन कोई और शब्द नहीं है, जहां इसलिए संपादकीय या फ्रंट पेज खाली छोड़ रहे थे कि भाई भारत क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा है, जबकि खुद मंत्री लोग अपने घर में स्क्रीनिंग कर रहे थे उन मैचेस की। ये क्या हिपोक्रेसी है और मजाक है ये। एक योगी आदित्यनाथ वाले ट्वीट का जिक्र बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि फासिज्म आ रहा है, और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी जैसे महान पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद देश में आजाद आवाजों और आजाद पत्रकारिता के लिए कोई स्पेस नहीं बचा। तो योगी आदित्यनाथ अगर आजादी, प्रेस की आजादी और उसकी बात करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का दिन बहुत करीब है। और ये लोग अगर हमें फेक लिबरल्स कह रहे हैं अतुल, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा जो अभिजीत अय्यर मित्र हैं, वो एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी रखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कहते हैं खुद को। उन्होंने जो टिप्पणियां हुई थी ओडिशा में, भुवनेश्वर में पूरी टेम्पल के ऊपर, जिसके बाद उनको एक तरीके से उनको जेल डाला गया था, कानूनी कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ, हम सब ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि ये भले ही वो राइट विंग आइडियोलॉजी हो, हमारा उनसे अलग हो, हम सेंट्रिस्ट हो या लेफ्ट विंग हो, उनके सपोर्ट में आवाजें उठाई थी। लेकिन आज की तारीख में इतने एक्टिविस्ट्स, आप देखिए स्टैन स्वामी जैसा शख्स 83 साल का, जो झारखंड में लगातार वहां पर ट्राइब्स के लिए, माइनिंग राइट्स के लिए बातें कर रहा है। आपने किन किन लोगों को जेल में नहीं डाला हुआ है? एल्गर परिषद केस हो, दूसरे केस हो, सीएए के मामले हो, इनमें से कितने लोगों के पक्ष में आखिर जो है कभी भी राइट विंग वाले लोगों ने या राइट ऑफ सेंटर के लोगों ने आवाज उठाई हो, अगर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं? इनफैक्ट इनमें से तमाम लोगों को जेल भिजवाने के लिए अपनी छाती पीटने का काम। अरे इन लोगों ने तो अभिजीत अय्यर मित्रा के लिए भी आवाज नहीं उठाई थी, ज्यादातर लोगों ने, जहां वो खुद हिंदुइज्म का इंसल्ट कर रहे थे। हम लेफ्ट लिबरल लोग जो है उनके लिए आवाज उठा रहे थे। और एक और चीज यहाँ पर एक्चुअली बोलना जरूरी है। अभी मामला ऐसा हो गया है ऑनलाइन या फिर जस्ट जनरली कि बहुत डिवाइडेड है, और हमने अपनी ट्राइब पिक कर ली है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप देखेंगे तो हमारा एक नजरिया, अगर आप देखेंगे एक जनरल जो सेंसिबल नजरिया है कि अर्नब गोस्वामी एक तो पत्रकारिता करते नहीं है, प्रोपेगेंडिस्ट है, बहुत प्रॉब्लमैटिक जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर उनको इस तरह जेल डालना, गवर्नमेंट का जो पावर का इस्तेमाल करना, वो कहीं भी यूज करे तो वो गलत है। और ये हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड रहा है। पर अगर आप ये ओपिनियन अब एक्सप्रेस करेंगे तो फिर बेसिकली आपको सिंपथाइजर बोला जाएगा, क्योंकि एक तरीके से आप देखें तो अर्नब गोस्वामी जैसे जो इंसान है, आप सुधीर चौधरी भी ले लीजिए और टाइम्स नाउ भी ले लीजिए, इन्होंने अभी तक जो पिछले कुछ सालों में काम किया है वो एक तरीके से विलन्स बनाने का काम किया है सोसाइटी के लिए। जैसे सीए में देख लीजिए या फिर भीमा कोरेगांव में, सब विलन्स बना रहे हैं ये मीडिया वाले, और अर्नब गोस्वामी इसके फोरफ्रंट पे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को भी विलन ही बनाया उन्होंने। तो ये अगर आप इनके ये कोट अनकोट पत्रकारिता को बंद कर रहे हैं तो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि फिर ये अब ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? तो मतलब आप एक तो कंप्लेन करते हो कि ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत डिविजन्स कर रहे हैं, और फिर अगर कोई भी गवर्नमेंट ने उनको अंदर डाल दिया, फिर एयर से हटा दिया, फिर टीवी चैनल बंद करवा दिया, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो ये एक एक्चुअली मुझे पैनल से भी पूछना था कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी को टीवी चैनल नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से वो अभी बर्ताव कर रहे हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ही डिवाइसिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेघनाथ। यहाँ पर हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, अर्नब गोस्वामी और जो बीजेपी का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन कर पाए तो इस सारी चीजों का थोड़ा जवाब मिल पाएगा। बेसिकली
आपको कायदे से अगर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन काम करते तो अर्नब गोस्वामी के कम से कम अब तक 40-50 ऐसे एपिसोड होंगे जिनके आधार पर उनको एक हफ्ते के लिए उनका लाइसेंस रद्द हो सकता था, एक महीने के लिए रद्द हो सकता था, उनको सो कॉज नोटिस भेजी जा सकती है। कम से कम ऐसे 40-50 एपिसोड होंगे, चाहे उनकी भाषा के लिए, चाहे उनके कवरेज के लिए, फेक न्यूज कवरेज के लिए, चीजों को ट्विस्ट देने के लिए, है ना। लेकिन हुआ क्या कि अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से अपने रिश्ते बना रखे हैं सरकार से, जिस तरह से वो सरकार के लोग इनके बचाव में उतरते हैं, तो इंस्टीट्यूशन अपना काम कर नहीं रहे हैं। ऐसे में एक सिलेक्टिव जो प्रोपेगेंडा या जो सिलेक्टिव बाइगॉटरी है उसको वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो सरकार को सूट कर रही है। तो अब इनको बैन नहीं किया गया, इनको या इनकी टॉक्सिसिटी अगर बैन हो गई तो ये समर्थन करना चाहिए, पर कौन करेगा? उनको तो वो फायदा पहुंचा रहे थे जिनको बैन करना था। तो ये जो मिलीभगत है, इसमें इस तरह का कोई काम होना असंभव है। एनडीटीवी को नोटिस एक दिन के एक रिपोर्ट को आधार बना के भेजा जा सकता है, जिस पर इतना बवाल हुआ 2015-16-17 में, 16-17 में। आज लेकिन वो टाइम्स नाउ या रिपब्लिक को नहीं भेजा जा सकता। तो ये हमारे समय की बहुत कड़वी सच्चाई है। इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि राजनीतिक वर्ग ने अपने हिसाब के, अपने सुविधा के लोगों को खड़ा कर लिया है और उनके खिलाफ कोई तरह की न कार्रवाई होगी, न उनसे किसी तरह की जवाबदेही ली जाएगी। अब तो यहाँ पर इसी बात में अतुल सर फिर मैं वही सवाल आता है ना, फिर अगर जैसे अगर आप सोच ले कि अर्नब गोस्वामी कार्यकर्ता ही है एक तरीके से बीजेपी के, तो फिर इनके खिलाफ अगर ये कोई भी चीज के लिए अगर उनको बेसिकली बंद किया गया तो फिर एक तरीके से अच्छा ही है। मतलब अगर आप सोचेंगे, जैसे मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ओपिनियन थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन काफी लोग, मेरे दोस्त भी, मैं बात कर रहा था इसके बारे में और सेंसिबल लोग हैं, उन्होंने यही कहा कि बेसिकली तुम सिस्टम करके चिल्लाते रहो, कितना भी करते रहो, आप लिबरल हो के आप एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लो। ये इसका कंपैरिजन वो गुड्डू के बापू से हुआ था। वो जो गुड्डू जो मिर्जापुर के जो ये है, उनके जो लॉयर पापा है, वो प्रिंसिपल से चलते थे, आइडियलिस्ट आदमी बने रहे। हाँ, और आखिर में उनकी फैमिली को मार दिया गया, सब कुछ उनका कांड कर दिया गया, जो भी हुआ। तो वही आप उसी तरीके से देख ले कि अगर आप सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काम नहीं कर रहा है, इक्वल एप्लीकेशन हो नहीं रहा है लॉ का, तो फिर यही एक तरीका बचा है इन लोगों को बंद करने का कि एक गवर्नमेंट रहेगी जो ये बीजेपी के खिलाफ रहेगी और फिर इन कुछ ना कुछ करके ये सब टॉक्सिसिटी खत्म कर देगी। ये एक एंडलेस रेस शुरू हो जाएगी जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग उसके निशाना बनेंगे जो कि ईमानदार होंगे या जो जिनका कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन केवल निशाना बनाने के लिए निशाना बनाया जाएगा। ऑलरेडी बन रहे हैं। लेकिन अतुल और मेघनाथ, मुझे लगता है इसमें ये इस बात का भी ध्यान रखिए, देखिए ये स्लिपरी स्लोप है। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा का रेस जरूर शुरू कर देता है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, या कल को चुनौती होती है, देश के चुनाव होते हैं, देश के समीकरण बदल जाते हैं, दो चीजें हैं। देखिए, बतौर एक नागरिक, किसी भी नागरिक को अधिकार है कि उन्हें किसी झूठे मामले में ना फंसाया जाए, उन्हें कानूनी पेचीदगी में ना फंसाया जाए, उनके खिलाफ राजनीतिक रूप से जो है साजिश ना रची जाए। इन सब के लिए जरूरी है कि अगर कोई मामला आता है तो उसकी एक जांच तो होनी होगी, तब पता चलेगा कि मामला सही है कि झूठा है। और खास करके जब मामला गंभीर हो, जिसमें कहा गया हो कि आपने किसी को सुसाइड के लिए कथित रूप से उकसाया है, यहाँ पे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई आप लोग जब एनडीटीवी या क्विंट के खिलाफ वित्तीय रेड्स हो जाते हैं, आईटी रेड्स हो जाते हैं, तो आप लोग तुरंत उनका समर्थन कर देते हैं कि उनके खिलाफ ये राजनीतिक रंजिश के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। लोगों को ये समझना होगा कि जब आप वित्तीय रेड्स की बात करते हैं, हो सकता है वित्तीय गड़बड़ी हुई हो, धांधलियां हुई हो, लेकिन एक लंबा रिकॉर्ड रहा है कि वित्तीय धांधलियों में काफी बार आपके जो अंतर्गत जो संस्थानें होती हैं, आप आईटी हो, ईडी हो, इनका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें एक एरिया ऑफ डाउट रहता है, यू कैन स्टिल गिव देम सम डाउट। लेकिन जब मामला सीधे तौर पर क्रिमिनल हो, किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई हो, किसी के पारिवारिक मतलब परिवार से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें एक अलग लेवल ऑफ गंभीरता की जरूरत है। और ये अफसोसनाक बात है कि हमारी प्रेस की अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी इंट्रोस्पेक्शन चेक होनी चाहिए। आज आप कहेंगे अर्नब को चैनल नहीं चलाना चाहिए, भाई उसके तरह तो आप देख लें, आप आज कौन सा चैनल है, आप मुझे बता दीजिए, जो हर शाम जहर के बीज नहीं बोता हो,
दिन भर मतलब सबसे मोस्ट वॉच्ड हिंदी चैनल हो, लीस्ट वॉच्ड हिंदी चैनल हो, अंग्रेजी चैनल हो, दिन भर एक ही चीज चलती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, फिर तो आपको सारे चैनल बंद करवाने पड़ेंगे। तो उसमें आपकी इंस्टीट्यूशनल चेक्स, आपकी जो बॉडीज बनी है जिसका अर्नब हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जब आप वो स्टैंडर्ड्स एनबीएसए की बात करें या दूसरे इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वो अपनी भूमिका, हाउ कैन दे ऐड टीथ टू देयर रोल एंड हाउ कैन मीडिया इंट्रोस्पेक्ट, वो भी बहुत अहम हो जाता है। शार्दुल, आपसे आखिरी टिप्पणी लेते हैं और फिर हम रिकमेंडेशन की तरफ जाएंगे। जी, मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ, वो मेघनाथ के प्रश्न से जुड़ी हुई है ना? उससे पहले थोड़ा सा संदर्भ ढोंग का जो बात करी स्मिता ने, योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, 40 मामलों का मैंने उदाहरण दिया है ना, लेकिन यही योगी आदित्यनाथ जब अपने यहाँ केस करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ये पहला ढोंग। अर्नब का ढोंग देखिए, वो सलमान के खिलाफ भी खूब गाली बक रहे थे, सलमान खान के, लेकिन जैसे ही सलमान का विज्ञापन आना शुरू हुआ तो वो चुप हो गए। तो इतने ही बड़े वो क्रांतिकारी टाइप हैं जो भी हैं। मोटी बनी रहे और कांख ढकी रहे। अब देखिए, मेघनाथ ने जो सवाल किया कि जो एक्सट्रीम व्यू हो जा रहा है, मैं बताता हूँ कि हम जो विरोध कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ पर्सनली, इस पक्ष का विरोध अर्नब जैसा है वैसा होते हुए भी क्यों कर रहे हैं हम। देखिए, आजादी क्या होती है? आजादी सबसे घटिया नागरिक के लिए भी बराबर होनी चाहिए, है ना? जो राइट होते हैं, जो स्वतंत्रता होती है, वो मूर्ख के लिए ही होती है। उसे मूर्ख बनकर अपना सत्यानाश करने का पूरा अधिकार है, यही आजादी है। समझदार आदमी तो तानाशाही में भी काम चला लेता है, वो सेट होना सीख जाता है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष का स्वभाव होता है दमन। कम से कम हिंदुस्तान में तो ये बात पक्की है। आप देखिए, पत्रकारों पर ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसने प्रहार नहीं किया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो जयललिता थी। अरे, हमने अभी तो प्रतीक का इसीलिए प्रतीक की बात की जिसमें कांग्रेस कर रहे हैं, वही शिवसेना जो अर्नब के खिलाफ कर रहे हैं, उसी शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस सरकार ने प्रतीक और के खिलाफ ये केस एफआईआर। हम सुबह शाम सत्ता पक्ष में भाजपा की बुराई करते हैं, लेकिन प्रतीक के खिलाफ केस किया विपक्ष की सरकार ने। तो ये स्वभाव पार्टी का नहीं है, स्वभाव सत्ता पक्ष का है। जिसके पास पावर है वो ऐसे ही बिहेव करता है। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं। नहीं, पर वही बात मैं वही बोल रहा था कि आई थिंक मैंने भी यही बोला था कि अगर अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया तो फिर प्रतीक के मामले में भी फिर वैसे ही सॉर्ट ऑफ एक्शन लिया गया। पर अगेन यहाँ पर फिर से हम वही भूल रहे हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस वर्सेस कोई रिपोर्टिंग किया है सकाळ न्यूज़पेपर के अगेंस्ट, वो अलग चीज है। अगेंस्ट में स्टेट के पावर का इस्तेमाल करना और क्रिमिनल कोई एक्टिविटी है उसको स्टेट के पावर से जोड़ना, मुझे लगता है ये इक्वेट करना गलत होगा। मतलब वो इक्वेट तो है ही नहीं। मैं केवल सत्ता पक्ष के स्वभाव की बात कर रहा हूँ। वो सबको एक ही, वो भाई हर इंसान अलग होता है, हम सब जानते हैं, सबके काबिलियत अलग है, सबका रूपरेखा अलग है, हर चीज अलग है, लेकिन सत्ता पक्ष सबको एक ही डंडे से हाँकता है। क्यों? इस मामले का क्रक्स मेरे नजर में तो ये है कि इस मामले में कोई भी पक्ष आक्षेप से मुक्त नहीं है। अर्नब का ड्रामा चालू है, वो जो वीडियोग्राफी कर रही थी उनकी श्रीमती जी, वो भी वो ड्रामे का पार्ट ही था। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना लठैत बनने में अब भी लिप्त है और अर्नब भाजपा अर्नब की प्रवक्ता बन गई। ये इस मामले का क्रक्स है। और मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आई थिंक गोस्वामी को थोड़ा सा ना गॉड कॉम्प्लेक्स भी हो गया है, क्योंकि अगर आप एक खबर देखेंगे, आज ही आई है, मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको लाया गया था तो वो डायस पे चढ़ गए, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, चिल्लाने लगे, कुछ भी मतलब पार्टीशन के पास जाने की कोशिश करे तो उनको निकाल दिया गया कोर्ट से। और परसों इस तरह से, परसों जो पहली पेशी हुई थी उस दिन भी ये उसने वहां पर जो रायगढ़ कोर्ट हुई थी तो वहां पर भी उस आदमी ने एक वहां पर कोर्ट प्रीमाइज में लाइव रिकॉर्डिंग करके और उसका लाइव करने की कोशिश की, जिस पर कोर्ट ने उसको डांटा फटकारा। तो मतलब वो आदमी के लिए प्रोसेसेस, लॉ, रूल्स, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, वो अपने को इन सब से इतना ऊपर समझता है। देखिए, अर्नब लंबा गेम खेल रहा है, मैंने पहले भी बोला था चर्चा में, वो अपना कल्ट बना रहा है, बना लिया उसने ऑलरेडी। हाँ, और वो आगे की सोच रहा है। ये चैनल वैनल छोटी चीज है। ये मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चुनाव हार जाते हैं और वापस से कोशिश करते हैं 2024 में, तो उन्हें अर्नब को जो तुरंत अपना मीडिया एडवाइजर बना लेना चाहिए। अर्नब गोस्वामी नहीं खड़ा हो जाना चाहिए ना प्रेसिडेंट के लिए। वो होगा, मैं बता रहा हूँ, वो भारत में होगा, ऐसा समय जरूर आएगा। मैं एक चीज से खत्म करना चाहता हूँ, अपील से।
मेरे इससे दिमाग में अभी अपील आई, लेकिन उससे पहले जो स्मिता ने बात की उसका क्रक्स यही है कि महाराष्ट्र की जो वो पत्रकारिता संस्था है दो, उन्होंने उसकी निंदा करने से मना कर दिया। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने विरोध किया। तो हमारी बिरादरी भी अमेरिकन जनता की तरह दो फाड़ एकदम बट गई है। इस सारी बात का क्रक्स यही है कि हम आज विरोध कर रहे हैं तो बहुत से लोग पूछेंगे आप अर्नब का विरोध क्यों कर रहे हैं। कई बात ये बात हो भी रही है, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मूल्यों पर चलते हैं, किसी माई बाप के आर्थिक या आशीर्वाद के एहसान से नहीं। इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए और न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। जी, बिल्कुल सही कहा आई थिंक शार्दुल ने कि जब हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज लॉन्ड्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जब पब्लिक जब इसको सपोर्ट करती है तो ऑब्वियसली हम प्रिंसिपल्स पर ही चलेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि जनहित में ही बात करना चाहिए। और जबकि रिपब्लिक और टाइम्स नाउ या फिर जो भी आप कोई भी और संस्था देख ले जो एड पे चलती है, उनको पैसे से मतलब है, उनका बिजनेस चलाने से मतलब है। वो सत्ता के ही पक्ष में बात करेंगे। तो फिर एक और चीज बोलना चाहूंगा अतुल सर हमारे श्रोताओं के लिए कि हमारी नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है। आप प्लीज जाकर एक बार देखिए। बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही सेक्सी वेबसाइट है अभी, और काफी दिनों से हम बोल रहे थे कि नई वेबसाइट आ रही है, नई वेबसाइट आ गई, अब आ गई है। अच्छे दिन नहीं आए पर वेबसाइट आ गई। तो क्या कर रहे हैं यार आप, जुमलों की विरासत खराब कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? प्रॉमिस कैसे फुलफिल कर सकते हो? तो हमारी वेबसाइट पर एक बहुत ही खास फीचर है, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर एक छोटा सा एक माइक आइकॉन देखेंगे राइट साइड में टॉप पर। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक स्पेशल पॉडकास्ट प्लेयर खुल जाएगा। अब आप तो जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री के काफी पॉडकास्ट है। चर्चा एक है, हफ्ता जैसा एक और पॉडकास्ट है, हम डेली डोज करते हैं। और ऊपर से रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स भी है, लेट्स टॉक अबाउट, ऑफुल एंड ऑसम। तो हमारे काफी पॉडकास्ट है और भी लॉन्च होने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम हमारा यही एक फिलॉसफी रहा है कि पॉडकास्ट फ्यूचर है मीडिया का, और काफी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है पॉडकास्ट का। तो हमने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट प्लेयर बनाया है, खुद बनाया है। हमारे एक्चुअली निशान नाम के एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है जो अब न्यूज लॉन्ड्री के एक पार्ट है, उन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच बनाया है। और एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें यह है कि इसमें बाकी के पॉडकास्ट प्लेयर, स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल से लेके ज्यादा फीचर्स है यहाँ पर। ये मैं जरूर जोड़ना आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, अब खोजने की भी जरूरत नहीं है इधर-उधर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे जाके। हमारा ये जो नया पॉडकास्ट प्लेयर है इसमें काफी अच्छे फीचर्स है, जैसे कि आप एपिसोड्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अगर पॉडकास्ट फास्ट सुनना पसंद है या फिर स्लो सुनना पसंद है वो कर सकते हैं। आप क्यूज बना सकते हैं अलग अलग एपिसोड्स के। और एक और जो फीचर जो यूनिक है वो है आप टॉपिक स्किप कर सकते हैं। आपको हर पॉडकास्ट में जो आर्टिकल रहेगा उसमें टाइम कोड्स दिखेंगे। वहां पर आप टाइम कोड पे अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको वो टॉपिक पे स्किप करेगा। और आप अगर कहीं पॉडकास्ट आधा छोड़कर अगर चले गए होंगे और वापस आ रहे होंगे हमारे वेबसाइट पर, तो फिर हमारा वेबसाइट वहीं से शुरू करेगा जहां पर आपने लास्ट टाइम वो पॉडकास्ट को छोड़ा था। तो ये सब फीचर्स हमने हमारे पॉडकास्ट प्लेयर में भी ऐड किए हैं। जरूर देखिए और जरूर हमारा पॉडकास्ट सुनिए। और इसके अलावा आप लोगों के कोई भी सलाह है, सुझाव है या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप contacts@newslaundry.com पर हमसे पूछें, अपने सुझाव दें, अपने विचार हमें बताएं। हम उनको नैनल चर्चा के अगले एपिसोड में शामिल करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम अपने रिकमेंडेशन के राउंड की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत दिलचस्प जानकारी थी ये मेघनाथ की तरफ से, क्योंकि सारे के सारे पॉडकास्ट अब आपको एक ही जगह पर अब न्यूज लॉन्ड्री के अपने एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आपको मालूम है हमारे पॉडकास्ट बहुत लोकप्रिय हैं। तो रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्मिता, आपसे हमारे जो श्रोता हैं उनको इस हफ्ते क्या रिकमेंड करेंगे आप? चूंकि हमने अमेरिकी चुनावों की बात की और भारत के साथ संबंधों की, और आने वाले दिनों में अब राष्ट्रपति कोई भी बने, चीन और अमेरिका के रिश्ते सबसे अहम रहेंगे भारत के नजरिए से। तो डॉक्टर तन्वी मदन है, वो ब्रुकिंग्स की स्कॉलर है वॉशिंगटन डीसी में। उनकी किताब है अ फेटफुल ट्रायंगल,
हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जिसमें वो बताती हैं कि बेसिकली अभी जो ये बात की जा रही है कि अभी चीन की वजह से भारत अमेरिका रिश्ते मजबूत हुए हैं, ये सही नहीं है। और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि कैसे 1949 से लेकर 1979 तक पूरे शीत युद्ध के दौरान जो भारत और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्ते हैं उसमें चीन की केंद्रीय भूमिका रही। तो ये एक जरूरी, और इन्होंने बहुत सहज तरीके से लिखा है किताब को, सो इट्स अ गुड रीड फ्रॉम बोथ अ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव एंड अ रेगुलर ऑडियंस। और चूंकि अर्नब पर हम लोगों ने इतनी बातें की हैं, और मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि अगर उनके दोस्त मित्र हैं, they should be worried about his mental health. I'm not saying this in a negative judgmental way. You know, maybe he needs to reach out to counselors if he hasn't already. तो एक किताब है लव एंड रेज, द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। ये नुपुर डी पैवा की किताब है और मैं इसे पर्सनली पढ़ रही हूँ। इसमें ना जो बच्चों के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी बात तो की ही गई है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और चाइल्ड साइकोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन उसे पढ़ते हुए आप खुद यू कैन एक्चुअली रिलेट टू the complications in your own life and conflicts which developed you into the adult that you are today. तो आज जब इतने हम तनाव वाले दौर में जी रहे हैं, ध्रुवीकरण के दौर में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि इट्स अ गुड रीड टू बी कॉन्शियस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। एंड फाइनली मैं दर्शकों को न्यूज लॉन्ड्री के जो पॉडकास्ट हैं वो जरूर रिकमेंड करना चाहूंगी। थैंक यू। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? मेरा एक एक्चुअली थोड़ा सा स्मिता से रिलेटेड ही रिकमेंडेशन है। अगर आप अर्नब गोस्वामी क्या कर रहे हैं और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं तो आप ये किताब जरूर पढ़िए, द लाउडेस्ट वॉइस इन द रूम। इस पर एक सीरीज भी बनाई गई है, आई थिंक हॉटस्टार पर है, वो भी देखिए। गैब्रियल शर्मन ने फॉक्स न्यूज कैसे बना, रॉजर एल्स नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने फॉक्स न्यूज का डिजाइनिंग कैसे किया और फिर उनका क्या ऑब्जेक्टिव था वो न्यूज चैनल लाने के लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरेलल्स दिखते हैं आपको अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी और रॉजर एल्स के फॉक्स न्यूज में। तो आप जरूर वो पढ़िए। दूसरी एक आई थिंक काफी लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने भी मुझसे पूछा था कि इंडियन सब्सक्राइबर्स ने मोस्टली, कि आप यूएस इलेक्शंस फॉलो कैसे कर रहे हैं। तो एक मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। एक तो जो रोगन ने एक बहुत ही लंबा पॉडकास्ट किया था एंड ऑफ द वर्ल्ड नाम का, उसमें काफी एक्सपर्ट्स भी लाए थे और उनसे बात की थी यूएस इलेक्शंस के बारे में। मुझे लगा वो सबसे रोचक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस था, तो वो जरूर देखिए। और दूसरा, मतलब मैं तो फॉलो बेसिकली ये सब स्टैंड अप कॉमेडियन से ही कर रहा हूँ, स्टीफन कोलबर्ट और जिमी किमल और लाइक और भी काफी यूएस के कॉमेडियंस हैं, उनको मैं फॉलो करके यूएस में क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको वो सब आप जरूर देखिए। उनके जो रिसेंटली एक हफ्ते के काफी शोज है वो आपको एक क्लियर पिक्चर दे देंगे इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में और फिर क्या हो रहा है और फिर ट्रम्प कैसे बिहेव कर रहे हैं उनके बारे में। ट्रेवर नोआ को भी देखिए, तो वो एक मेरा रिकमेंडेशन होगा। और एक बार मैं फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा, मैंने 2 हफ्ते पहले भी रिकमेंड किया था, हाउ डेमोक्रेसीज डाई जो किताब है वो जरूर पढ़िए, क्योंकि हर हफ्ते आपको देखने को मिल रहा है कि एक ना एक सिचुएशन आ रहा है वो रिलेटेड टू दैट बुक, कि डेमोक्रेसीज कैसे ओवरऑल खतरे में है। तो आप जरूर देखिए। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? मेरे 3 रिकमेंडेशन हैं इस हफ्ते। पहला, यूसीए न्यूज में एक आर्टिकल आया था काफी दिन पहले, वो मुझे काफी अच्छा लगा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द फ्यूडल स्टेट। ये 2 नवंबर को ही आया है। तो इसे पढ़ना चाहिए कि जानने के लिए कि जो हम आज़ादी की बात कर रहे थे और जब आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है स्टेट, तो कैसा लगता है। दूसरा, मैं एक अचानक से ही मुझे एक बड़ी रोचक चीज मिली। वो न्यूयॉर्क टाइम्स का 2019 का एक आर्टिकल है, वो बारे में है एक एक्सपेरिमेंट के जो हुआ था बायोस्फीयर 2 1991 से 93 के बीच। मार्स का एनवायरनमेंट, के मार्स पे अगर इंसानों को रहना है तो उसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिएगा, तो वो हम कैसे टेराफॉर्म करेंगे, सारा एटमॉस्फेयर चेंज करेंगे। तो काफी डिटेल एक्सपेरिमेंट था और वो फेल हुआ, तो उसके बारे में पढ़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल। और तीसरा मेरा रिकमेंडेशन है, बसंत कुमार हमारे पत्रकार बिहार से लगातार चुनावों के बारे में और राजनीतिक विषयों के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज जो वहाँ पर जनता के, जो बाहर की जनता के पास नहीं पहुँच पाते,
किसी और समाचार के जरिए, उन्हें जरूर पढ़ें। थैंक यू। मेरा दो रिकमेंडेशन है। एक तो एक नेटफ्लिक्स पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, चूंकि अमेरिका के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उसका नाम है हुज वोट्स काउंट्स एक्सप्लेन्ड करके। तो बेसिकली वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अमेरिकन चुनाव का, उसको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती है। आधे घंटे का एक डॉक्यूमेंट्री है ये। और इसके अलावा दूसरा रिकमेंडेशन मेरा वही है जो शार्दुल ने दिया, कि बिहार के चुनाव का चूंकि आखिरी चरण आज समाप्त होने, प्रचार समाप्त हो गए हैं, कल आखिरी चरण के वोटिंग होनी है। तो काफी लंबी चौड़ी रिपोर्टिंग की है पूरे बिहार में घूमकर बसंत कुमार ने। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में उनकी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। वो रिपोर्ट्स पढ़ें आप। बिहार के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। वहाँ की ग्राउंड जो सिचुएशन है, जो रियलिटी है, उससे रूबरू होने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा इस हफ्ते बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए स्मिता, शार्दुल और मेघनाथ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।